नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मुंबई की 2 दिन की बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन की जो बैठक थी, इंडिया की जो बैठक थी, उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि अब मुकाबला बराबरी का हो जाएगा, यानी एनडीए वर्सेस इंडिया का। क्योंकि इंडिया ने एक शक्ल अख्तियार कर ली है। उसने जो गठबंधन था उसमें जो जितने दल थे उनमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इजाफा ही हुआ है। 26 से 28 दल हो गए बताए। और अपना जो उनका मकसद था, जो प्रस्ताव था, वो भी पास कर लिया है और कहा है कि एनडीए को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, साझेदारी के साथ चुनाव लड़ना है। एक एक उम्मीदवार, एक सीट पर एक ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाए। संयोजकों के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन कौन संयोजक होगा, कौन लीडर होगा, इसका फैसला अभी नहीं हो पाया। इसके अलावा भी कुछ और कमेटी बना दी गई है, मीडिया का जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभाएं कहाँ होंगी, रैलियां कहाँ होंगी, कैसे होंगी, कौन कौन होंगे, ये सब चीजें भी करीब करीब मोटे तौर पर तय हो गई है। और इससे बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी से अब मुकाबला ज्यादा मजबूत हो जाएगा इंडिया का। और इंडिया जो है इस चुनाव में, यानी आने वाले चुनाव में 2024 में इंडिया को हरा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इंडिया को हराना, इंडिया से एनडीए जो है हार जाएगा? हालांकि चुनावों में ऐसा कभी नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल। पॉलिटिक्स की गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना ही पॉलिटिक्स का काम होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि 2024 के चुनाव में इंडिया नहीं जीतेगा या एनडीए ही जीतेगा, तीसरी बार हैट्रिक लगाएगा। लेकिन इस सब को समझने से पहले देखिए कि एनडीए का जो प्रमुख दल है, बीजेपी और कांग्रेस, इंडिया का जो गठबंधन का दल है, उसकी क्या ताकत है। एनडीए यदि हम बात कर रहे हैं तो वो एनडीए नहीं है, दरअसल बीजेपी ही है। यदि टोटल उसके सांसद देखें, 329 सांसद हैं, उसमें से बीजेपी के 301 सांसद हैं। एनडीए की 38 पार्टियों के कुल मिलाकर 329 सांसद है। इनमें से 37 में से 9 पार्टियों का 2019 में कोई उम्मीदवार नहीं था, यानी उनमें से 9 पार्टियों ने तो पिछली बार 2019 के चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था, कोई चुनावी लड़ाई नहीं लड़ी थी। इसके अलावा जिन पार्टियों ने लड़ा था वो थी 16 पार्टियां। उन लोगों 16 पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली थी। समझे? 7 पार्टियां सिर्फ ऐसी थी जो एक एक सीट जीतकर हासिल करके पहुंची थी और एनडीए का हिस्सा बनी थी। इनमें से ज्यादातर पार्टियां नॉर्थ ईस्ट की है, पूर्वोत्तर की हैं। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 37.7% था, 37.7%। और टोटल कितना था? करीब करीब 45%। 37 पार्टियों का, जो बाकी की 37 पार्टियां हैं, उनका वोट शेयर 7% था। तो कहने के लिए वो एनडीए है पैकेज में, लेकिन वो नाम होने के अलावा सब कुछ बीजेपी है। ऐसे ही अब इंडिया में देखिए कांग्रेस। इंडिया में फिलहाल 28 दल हैं और कुल 141 सांसद। इसमें कांग्रेस के 49 सांसद है, 50 के करीब। उनके अलावा, कांग्रेस के अलावा 3 पार्टियों के 63 सांसद हैं, 63 सांसद हैं। टीएमसी के 23, डीएमके के 24 और जेडीयू के 16 सांसद। 12 पार्टियों की बाकी जो बची हुई हैं, उनमें से 12 पार्टियों के 29 सांसद हैं और 10 पार्टियों के कोई सांसद नहीं है, यानी जीरो है। इंडिया का कुल वोट शेयर करीब 38% है, उसका आधे से ज्यादा कांग्रेस का वोट शेयर है, 20%। तो मोटे तौर पर इंडिया यानी कांग्रेस कह सकते हो, और एनडीए का मतलब सिर्फ बीजेपी होता है। तो इसका क्या मायने है? इसका मायने यह है कि इंडिया गठबंधन बन जाए, एनडीए बन जाए, 28 दल हो जाए, 38 दल हो जाए, लेकिन लड़ाई असली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है। कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले को भी देखना चाहिए कि क्या होगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है, कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, तब ही इस गठबंधन का, इस पूरे अलायंस का कोई मतलब हो सकता है और चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। अब इस लड़ाई को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर 2019 के चुनाव को देखें, जिसमें 303 सीटें उस समय मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, तो उस चुनाव का क्या नतीजा था और वो लड़ाई कैसे लड़ी गई थी? 2019 में करीब करीब 190 सीटें ऐसी थीं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला था। यानी वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट आमने सामने थे, उन्हीं की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में बीजेपी की जो जीत का जो स्ट्राइक रेट है, जिसे स्ट्राइक रेट कहते हैं, वो था 90% से ज्यादा 2019 की 190 सीटों में।
या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई थी। जो रीजनल दल है, जो इंडिया के अभी दल हैं, उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति बहुत ना के बराबर थी, मिनिमल थी, यानी सीधी थी। अब उसमें 190 में से सिर्फ 14 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। 90 में से 176 बीजेपी ने और 14 सीटें कांग्रेस ने जीती है, जबकि इन 190 में से 134 सीटें ऐसी थी जहां पर कोई क्षेत्रीय दल नहीं था। तो ये वो 190 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा कांग्रेस को, अगर वो जीतना चाहते हैं। 2014 के चुनाव को देखेंगे तो वहां भी यही हालत थी। 185 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी। 185 सीटों, वो भी करीब करीब स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% था, जब बीजेपी ने 162 और कांग्रेस ने 23 सीटें जीती, 23 सीटें जीती। पिछले बार के मुकाबले में 8 सीटें 9 सीटें ज्यादा, और बीजेपी ने 162 सीटें जीती। इनमें भी 185 सीटों में भी जो रीजनल पार्टी थी, यानी जो अभी इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं, उनमें कोई साथ नहीं था। यदि देखें खासतौर से बड़े राज्यों की चर्चा करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। इसमें बहुत सारे राज्य तो करीब करीब 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी एक ही सीट थी, राजस्थान में, कर्नाटक में काफी था, हरियाणा में था, असम में बड़ा था, छत्तीसगढ़ में भी यही हालत थी, उत्तराखंड, हिमाचल में वही स्थिति थी, चंडीगढ़ और गोवा में भी सीधी टक्कर थी, और दिल्ली में भी थी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी वहां पर आ गई थी। लेकिन ये सब राज्य बड़े राज्य थे जहां पर टिकटी थी। 12 राज्यों की 224 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने, सांसद जो बन गए, उन्होंने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे 224 सीटों पर। इसमें से 200 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर विनिंग मार्जिन 1 लाख से ज्यादा का है, और वो ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। यदि पिछले रिकॉर्ड देखें पिछले 30 साल का, तो 30 साल में 1991 को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ने कभी भी जो है वोट 30% से ज्यादा वोट हासिल नहीं किए। 91 में जब नरसिम्हा राव आए थे, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उस चुनाव में कांग्रेस को 36% वोट मिले थे, 36% मिले थे, और भारतीय जनता पार्टी को 20% वोट मिले थे। उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस का ग्राफ कम होता रहा है। पिछले चुनाव में 20% वोट मिले हैं। और 98 के चुनाव को देखें तो 98 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 26% वोट मिले हैं। और यदि 91, इंटरेस्टिंग चीज है कि 91 और 2019 के चुनावों को देखें तो स्थिति एकदम उलट गई है। 91 में कांग्रेस को 36% वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 20% वोट मिले थे। और 2019 में इससे बिल्कुल उलट तस्वीर है, जब बीजेपी को 37% वोट मिलते हैं और कांग्रेस को 20% वोट मिलते हैं। अब यदि देखा जाए कि बाकी चुनाव की हालत क्या है, यदि जो बाकी राज्य है जहां पर इंडिया गठबंधन है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, तमिलनाडु में डीएमके हो, और बिहार में जो है आरजेडी हो, लालू यादव की पार्टी हो, ये तीनों ही पार्टियां, या महाराष्ट्र में भी देख लें तो शिवसेना और जो एनसीपी पार्टी है उनकी बात कर लें, झारखंड में जेएमएम की बात कर लें, तो सभी जगहों पर जो क्षेत्रीय दल है वो कमोबेश मजबूत क्षेत्रीय दल हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी उनसे मुकाबले में बड़ा मुश्किल रहा है उसको जीतने का। उसका जो विनिंग परसेंटेज है वो काफी कम रहा है, वो 49% के करीबन रहा है, विनिंग मार्जिन कम रहा है, और क्षेत्रीय दलों की ताकत कम होती नहीं दिखाई देती। यदि पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो आज की तारीख में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर पार्टी हैं। यदि कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हो जाए तो हो सकता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भी कुछ सीटें हासिल कर ले जो 2019 में उसने जीती है। बिहार को देखें तो बिहार में आरजेडी को पिछली बार 0 सीट मिली थी, लेकिन इस बार वो उसका आंकड़ा है वो 10 से भी ज्यादा का हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासतौर से एनडीए के तौर पे, क्योंकि पिछली बार बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर वो चुनाव लड़ा था और करीब करीब सभी सीटों पर कब्जा कर लिया था। इसमें एलजेपी भी शामिल थी। एलजेपी की सीटों में कोई कमी होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए ये लड़ाई लगातार मजबूत है
और इंडिया के जो दल हैं उनको ये लड़ाई में मुश्किल नहीं होगी। यदि दिल्ली में है और पंजाब में भी देखें तो आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है, लेकिन वहां पर क्या सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्या वो लड़ाई लड़ी जा सकेगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या साथ साथ चुनाव लड़ पाएंगे, क्या सीटों का जो शेयर है, सीटों का बंटवारा है वो हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के साथ किस तरह का वोटों का सीटों का बंटवारा होगा, माफ कीजिए, तो वो देखने की जरूरत है। इसलिए लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए जब बहुत सारे हमारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अब इंडिया का गठबंधन बन गया है, उसको माफ कीजिए, सर्वे में 41% वोट बताए गए हैं और एनडीए को 43% वोट बताए गए हैं। पिछली बार भी करीब करीब 39% वोट था इंडिया के इन सभी दलों का। एकता से सबको एक साथ होने से कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन जो बड़ी लड़ाई है 200 सीटों की जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, वो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। तो क्या वो लड़ाई कांग्रेस जीत सकती है? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास 300 से ज्यादा सीटें हैं और कांग्रेस के पास 50 सीटें। जब तक कांग्रेस इन सीटों में 50 और सीटों का इजाफा नहीं करती, मतलब कम से कम 100 सीटें नहीं आती, तब तक इस लड़ाई का कोई मायने नहीं है और तब तक एनडीए को नहीं हराया जा सकता, तब तक नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से नहीं रोका जा सकता। यदि गठबंधन पॉलिटिक्स को, कोalition पॉलिटिक्स को भी देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, तो जब तक उस गठबंधन में कोई एक बड़ा दल नहीं होता तब तक सरकार बनना मुश्किल होता है। चाहे वो 1977 हो जब जनता पार्टी बड़ा दल था, फिर 1989 है, वहां पर जनता दल बड़ा दल के तौर पर शामिल था, कांग्रेस वहां पर थी लेकिन वो उसमें लड़ नहीं पाई थी, सरकार के साथ बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। 96 में भी देखेंगे तो जब यूनाइटेड फ्रंट बना, बाहर से भले उन्होंने समर्थन दिया लेकिन कांग्रेस वहां पर बड़ा दल थी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में 96 में, 97 में। और यदि उसके बाद देखा जाए 98 और 99 में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी तो वहां बीजेपी सबसे बड़ा दल था गठबंधन का। फिर 2004 की बात करें, जब वाजपेयी सरकार के हारने के बाद यूपीए की सरकार बनी तो 2004 में और 2009 में दोनों बार कांग्रेस सबसे बड़ा गठबंधन का दल हुआ करता था, उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती थी, उस वजह से वो गठबंधन चल रहा था। और फिर 2014 के बाद आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में 282 सीटों पर और 2019 में 303 सीटों पर थी। तो इस तस्वीर को ठीक से समझने की जरूरत है और इंडिया का गठबंधन बन जाने का फायदा केवल यह है कि वो एक लड़ाई को थोड़ा मजबूती दे सकता है, लेकिन जहां पर कांग्रेस को चुनौती देनी है भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर उनका क्षेत्रीय दल भी मदद नहीं कर सकते। अब देख लीजिए, गुजरात को लीजिए, राजस्थान को लीजिए, मध्य प्रदेश को लीजिए, छत्तीसगढ़ को लीजिए, हरियाणा को लीजिए, हिमाचल को लीजिए, उत्तराखंड को लीजिए, तो यहाँ कहीं भी कोई दूसरा क्षेत्रीय दल नहीं है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है। तो कांग्रेस को इस गठबंधन से कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि वहां पर किसी और सहयोगी दल का कोई वोट नहीं है। अब इस बात पर कुछ लोग नाराज हो सकते हैं कि आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के बिना ये इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन में सबकी ताकत, सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दल यानी सबसे ताकतवर होने की जरूरत, सबसे मजबूत होने की जरूरत कांग्रेस को है। इसलिए इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाने को लेकर जब बात हो रही थी तो नीतीश कुमार जी को नाम को आगे नहीं बढ़ाया गया। नीतीश कुमार ने भले ही खुद ने बैकआउट किया हो, विड्रॉ किया हो, लेकिन और जो लालू यादव है या उद्धव ठाकरे साहब हैं या और नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके नाम का बार बार जिक्र किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का इनिशिएशन पर ही इंडिया गठबंधन बना। खैर बात कोई भी हो, वो बातें पीछे निकल गई, लेकिन आगे की लड़ाई के लिए कांग्रेस को सबसे ताकतवर होने की जरूरत है। इसमें एक संकट और है कि जब इंडिया वर्सेस इंडिया का मुकाबला होता है तो मजबूत दिखता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जब मोदी वर्सेस राहुल गांधी का मुकाबला होता है तो मोदी राहुल गांधी के काफी आगे दिखाई देते हैं। सर्वेस की भी बात करें तो वहां पर 55% से ज्यादा फेवर जो है, पसंद जो है नरेंद्र मोदी को लेकर है और 25% की पसंद राहुल गांधी को लेकर है। तो 25% 30% का एक बड़ा फर्क है। तो इस फर्क को कांग्रेस कैसे पाट सकती है, कैसे इस लड़ाई को वो मजबूत बना सकती है, यही सब इंडिया का भविष्य भी तय करेगा। और केवल जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नारे से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है।
आज की चर्चा में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल। नमस्कार, शुक्रिया।